हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू ज्योग्राफी। आप सभी का स्वागत है। भूगोल के इस क्षेत्र में, मानव भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे। हम सब लोग मिल कर के मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, मानव भूगोल को सीख रहे हैं। मानव भूगोल के इसी क्रम में आज हम लोग विकास वाले अध्याय के अंदर विश्व के विकास प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। कहीं कहीं मैप का भी यूज़ करेंगे, कहीं कहीं थ्योरी का भी यूज़ करेंगे और समझेंगे कि विश्व में कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से विकास प्रदेश किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसको अध्ययन करने के क्रम में एक वीडियो पहले बन चुका है, पार्ट 1। ये वीडियो उसी वीडियो का अगला क्रम रहेगा। इसे कहेंगे विश्व के विकास प्रदेश का पार्ट 2 वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन से विकास प्रदेश पढ़ लिए हैं। हमने पढ़े हैं एंग्लो अमेरिकन विकास प्रदेश, हमने पढ़े हैं पश्चिमी यूरोपीय विकास प्रदेश, दोनों के दोनों अति विकसित थे। हमने पढ़ा पूर्वी यूरोपीय विकास प्रदेश जो कि इनकी अपेक्षा कम विकसित रहा। आज हम लोग चौथे विकास की बात करेंगे, चौथे विकास प्रदेश की बात करेंगे। इसका नाम है जापान। देखिए, जब हम लोग विकास प्रदेशों की बात करते हैं तो क्लस्टर्ड बहुत सारे कंट्रीज़ को एक साथ अध्ययन करते हैं। कि जापान को देखिए हम लोग अकेले अध्ययन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय तक जापान एशिया का एकमात्र विकसित देश के रूप में सामने रहा है और जापान का एक अपना विकास प्रदेश या एक अपना विकास मॉडल कहा जा सकता है कि ये एशिया महाद्वीप का के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है जो कि विकसित देश या यूँ कहें कि विकसित देशों की श्रेणी में एक लंबे काल से रहा है। अब आप लोग देखिएगा कि बेसिकली कि जापान का जो विकास मॉडल है और विकास प्रदेश है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है समझने के लिए कि जापान एक ऐसा देश है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है और प्राकृतिक आपदाएं भी सबसे ज़्यादा आती है, जनसंख्या भी उतनी नहीं है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कच्चा माल और प्राकृतिक संसाधन तो बिल्कुल नगण्य है। अब आप सोचिए कि इस प्रकार का देश जहाँ पर सभी चीज़ें नकारात्मक रूप से विद्यमान हैं, वो इतना विकासशील देश मतलब इतना विकसित देश किस प्रकार से हो सकता है। तो आप देखिएगा कि सबसे बड़ी जो कमी है जापान के अंदर वो है कच्चे माल की उपलब्धता, वो है ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता। आपके पास कोयला है, आप उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी से अलग अलग इंडस्ट्री को विद्युत मिल सकती है, एनर्जी मिल सकती है। जापान के पास कोयला नहीं है, आप क्या कीजिएगा। तो जापान ने क्या किया, जापान ने जल विद्युत शक्ति का उपयोग किया और वहाँ से वो एनर्जी का प्रोड्यूस करता है। जापान की जो सबसे बड़ा संसाधन है वो है उसका जनसंख्या संसाधन, क्योंकि ये जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की पॉपुलेशन का एक एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड है कड़ी मेहनत करना और उसमें टेक्नोलॉजी के अंदर कुशलता हासिल करना। वो एफिशिएंट जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक वो काम करते हैं और यही उनके उद्योगों की भी विशेषता रही है कि उनके पास बहुत ही अच्छे और कुशल श्रमिक रहे हैं कि उन्होंने जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हाथ डाला है उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल किया है और अपनी छाप छोड़ी है। जैसे कि आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने से लेकर के धातु का सामान बनाना, मोटर निर्माण, टेलीविज़न निर्माण, चिकित्सा के उपकरण बनाना, ये सभी के सभी चीज़ें जापान के अंदर एक अच्छा प्रोडक्शन रखती है और जापान से अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है। आप देखिएगा कि जापान अपने आसपास के विभिन्न विकासशील देशों से या अविकसित देशों से कच्चा लोहा मंगा करके भी स्टील को भी अपने यहाँ से निर्यात करता है, जबकि वहाँ पे ना तो लोहा है ना ही कोयला है। तो फिर वो लोहे का जो है इंपोर्ट करेगा और अपने वाटर रिसोर्स से एनर्जी को प्राप्त करके एक अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाकर भी निर्यात करता है और स्थानीय आपूर्ति करता है। तो बेसिकली हम लोग देखें तो जापान एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, एक औद्योगिक देश है, एक विकसित देश है और इसे हम विकसित विकास प्रदेश के अंदर शामिल करेंगे। हम लोग बात करते हैं मतलब आज की वीडियो का सेकंड और वैसे 5वें विकास प्रदेश की, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी प्रशांत के देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये बेसिकली ओशिनिया महाद्वीप के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 2 विकास प्रदेश ये बेसिकली कौन कौन से क्षेत्र में आएंगे। आप देखिएगा जो आपका गोला है, जो आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बेसिकली आप देखिएगा ये पहले ब्रिटिश बस्तियां हुआ करती थी। तो आप देखिएगा कि
पहले ब्रिटेन ने क्या किया, यहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनाई, मतलब इसे अपना उपनिवेश बनाया और यहाँ पर धीरे धीरे अन्य उद्योगों की स्थापना करी और अपने लोगों को यहाँ ला करके बसाया। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं उनमें 90% लोग ब्रिटिश लोगों के ही वंशज हैं जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो भी यहाँ पर कई जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, निवास करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ये जो क्षेत्र है ये भी विकास की दृष्टि से, विकास क्षेत्रों की दृष्टि से पश्चिमी यूरोप और एंग्लो अमेरिका के समान ही विकसित और अति विकसित क्षेत्रों के अंदर आता है। फिर हम लोग इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या लगभग बराबर है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ अनुकूलतम संसाधन या अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति पाई जाती है। वैसे आप देखिएगा, जब ऑस्ट्रेलिया की आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में संपूर्ण क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, परंतु वहाँ पर भी उन्हें खनिज संसाधन मिल जाते हैं और पूर्वी क्षेत्र जो कि मैदानी क्षेत्र है उसका उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका उपयोग किया है, तो वहाँ से भी उन्हें विकास की स्पीड मिलती है या गति प्राप्त होती है। फिर हम लोग बात करें कि यहाँ पर मुख्य रूप से अगर भोजन संसाधनों की बात करें, खासतौर से न्यूजीलैंड में, तो यहाँ पर दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट या जिन्हें आप डेयरी प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसका निर्यात किया जाता है और वर्ल्ड में ये फेमस है। तो विकास के जो ये 5वें प्रदेश में, ये जो 5 प्रदेश हैं हम लोग इन्हें विकसित प्रदेशों की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें एंग्लो अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, जापान और दक्षिणी प्रशांत महासागर के 2 कंट्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल है। अब हम लोग बात करेंगे विकास की ओर अग्रसर विकासशील या अल्प विकसित देशों के बारे में या विकास प्रदेशों के बारे में। तो इसके अंदर जो पहला आता है, या यूँ कहें कि छठा विकास प्रदेश है मध्य एशिया, या इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द मिडिल ईस्ट, या फिर हम लोग भारत के निवासी और एशिया के निवासी इन्हें पश्चिमी एशिया के देश भी कहते हैं। ये वो देश हैं जो कि अच्छी खासी मात्रा में तेल का उत्पादन करते हैं। तेल के उत्पादन से पूर्व यहाँ की अर्थव्यवस्था कोई बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं मानी जाती थी, परंतु तेल के उत्पादन को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी से, बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्टता से इन्होंने उपयोग किया और उस उपयोग के माध्यम से इन्होंने एक बहुत अच्छे विकासशील कंट्रीज़ की जो लाइन है उसमें अपने आप को शुमार किया। तो सबसे पहले इन्हें मैप में देख लेते हैं कि मध्य एशिया में कौन कौन से कंट्री हैं, कहाँ है ईरान, कहाँ है इराक, कहाँ है सऊदी अरेबिया, कुवैत किधर है, इन सभी के सभी कंट्रीज़ को चलिए देखते हैं मैप में। तो स्वागत है आपका पश्चिमी एशिया में। पश्चिमी एशिया में देखिएगा नक्शे के अंदर, तो आप लोग वैसे पाकिस्तान को हम लोग साउथ एशियन कंट्री के रूप में मानते हैं, तो इसके पश्चिम से अफगानिस्तान को देख लीजिए थोड़ा बहुत, वरना ईरान, सऊदी अरबिया, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, ओमान, यमन, यहाँ पे कतर है, यहाँ पे यूएई है, और ये सारे के सारे वो कंट्री हैं जिन्हें हम लोग पश्चिमी एशिया, मिडिल ईस्ट या यूँ कहें मध्य पूर्व में शामिल करते हैं। ये वो देश हैं जहाँ पर ऑयल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और पेट्रो इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि देश की अर्थव्यवस्था का 80% तक का भाग पेट्रो इंडस्ट्री से चलता है, 70 से 80% भाग। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कई बार तेल युद्ध तक देखने को मिलते हैं। ऑयल के लिए जो बड़े बड़े वॉर्स यहाँ पर लड़े गए हैं, और ये ऑयल डोमिनेटिंग कंट्री हैं वर्ल्ड के, जिन्होंने ऑयल के बेस पर, तेल के बेस पर अपनी इंडस्ट्री को, अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा किया। तो पढ़ते हैं इस विकास क्षेत्र के बारे में। ये एशिया के पश्चिमी हिस्से में आपको मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि मध्य एशिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 शब्दों में हम इसे शामिल कर सकते हैं, तेल और इस्लाम। मतलब यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से एकता पाई जाती है, जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे सब जगह इस्लाम को मानने वाले देश हैं, परंतु कहीं ना कहीं इनके बीच में भी सिया और सुन्नी को लेकर के मतभेद हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेटिव बन के निकलता है, तो वहीं ईरान शिया लोगों के। फिर हम लोग देखते हैं वास्तविक रूप में कि प्रत्येक प्रकार के कच्चे माल का मध्य, देखिए होता क्या है कि यहाँ पर तेल तो पाया जाता है, परंतु अन्य कच्चे माल बहुत ही कम या बिल्कुल नगण्य है। मतलब आप देखिएगा कि अन्य कच्चे मालों में, क्योंकि तेल में तो सिर्फ तेल इंडस्ट्री आप लोग लगा सकते हैं, दूसरे उद्योगों के लिए आपको एग्रो बेस्ड या यूँ कहें कि कृषि पर आधारित कच्चे माल चाहिए, भूमि से निकलने वाले कच्चे माल चाहिए, विभिन्न खनिजों के अयस्क चाहिए। तो अन्य कच्चे मालों का यहाँ अभाव है पूरी तरह से, परंतु तेल
जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा पाया जाता है। बेसिकली उष्ण और शुष्क मरुस्थल है ये क्षेत्र, और वस्तुतः सभी संसाधन जो औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं केवल तेल को छोड़कर इन देशों के द्वारा आयात ही किए जाते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो तेल का निर्यात यहाँ पर इतना अधिक है कि हमने अभी तक, हम लोग जितने भी विकास प्रदेश बनेंगे उसमें एकमात्र मध्य पूर्व ही ऐसा देश है या ऐसा क्षेत्र है जहाँ का व्यापार संतुलन इसके पक्ष में है। अब आप पूछेंगे व्यापार संतुलन क्या होता है? देखिएगा, कोई भी देश दो तरीके से व्यापार करता है, कुछ निर्यात करता है, कुछ आयात करता है, कुछ बाहर भेजता है और कुछ मंगवाता है। देखिए, जब भी आप निर्यात करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा क्योंकि आपने सामान दिया है, बेचा है और आपको पैसा मिला है। वहीं जब आप आयात करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अपेक्षाकृत जो निर्यात है उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि उससे आय होती है, और इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता इंपोर्ट को। तब होता क्या है कि जब जिस देश में निर्यात अधिक हो और आयात कम हो तो उसका व्यापार संतुलन उसके पक्ष में माना जाता है। तो यहाँ पर तेल का व्यापार इतना ज़्यादा है या तेल की बिक्री इतनी ज़्यादा है, वर्ल्ड में तेल की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मध्य पूर्व में जो व्यापार संतुलन है वो इनके पक्ष में रहता है कि लोग निर्यात अधिक करते हैं, आयात कम करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि जो यहाँ के तेल धनी देश हैं जैसे सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, तो इन सभी देशों ने तेल का विक्रय करके अपने विकास को इतना अच्छा किया है, पूंजी का निर्माण किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं कि बाद में इन्हें विकास की स्पीड में, विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बाधा नहीं आती है। अगर हम लोग बात करें कि क्या यहाँ के सभी देश तेल के मामले में इतने ही धनी हैं? नहीं, यहाँ पर कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पर तेल के उतने अच्छे भंडार नहीं हैं, जैसे सीरिया, जॉर्डन, यमन, मिस्र। तो इन्हें विकास के लिए कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर समस्याओं की बात करें तो यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या है परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ना, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो अपनी परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहते। और ये बेसिकली इनका ये मानना है कि पश्चिमी देशों का अनुकरण करके या पश्चिमी संस्कृति को अपनाकर ही विकास नहीं किया जा सकता। विकास के और भी कई सारे तरीके हैं और विकास किया जा सकता है अपनी ही संस्कृति को बनाए रखते हुए। हालांकि ये विवाद का मुद्दा है कि क्या ये समस्या है या समस्या नहीं है। तो बेसिकली ये है क्षेत्र, मध्य पूर्व का क्षेत्र। इसमें एक और कंट्री आता है जिसका नाम नहीं लिया मैंने, हालांकि मैंने मैप में इस कंट्री को दिखाया था। इस कंट्री का नाम है इजराइल। इजराइल विश्व के सबसे ज़्यादा विकसित या यूँ कहें कि विकासशील देशों में, अग्रणीय देशों में से एक है। और इजराइल की मौजूदगी मध्य पूर्व में, या यूँ कहें कि मध्य पूर्व के देशों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। इजराइल यहूदी जनसंख्या का बाहुल्य वाला एक देश है जो कि फ़िलिस्तीन से अलग होकर के एक देश बना है। देश की मान्यता ऐसे किस आधार पर मिलती है, क्या मिलती है, ये भी एक विवाद का विषय है। परंतु इजराइल जो देश है वो विश्व के सबसे तेज़ी से विकास करने वाले देशों में से एक है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा तो इजराइल फ़िलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट पर और यहूदियों के ऊपर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वो था मध्य पूर्व के देश। अब हम लोग बात करेंगे लैटिन अमेरिका के देश। मैंने आपको जब एंग्लो अमेरिका पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि लैटिन अमेरिका कौन कौन से हैं। लैटिन अमेरिका के अंदर बेसिकली वो सभी देश शामिल होंगे जो कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में हैं और उसके उत्तर में हैं। ये वो देश हैं जहाँ पर औपनिवेशिक काल से पुर्तगाली लोगों में स्पेनिश लोग और फ्रांसीसी लोगों का अधिकार रहा है। कि अब इस लैटिन अमेरिका के जो देश हैं इन सबको एक बार पहले हम लोग मैप में देख लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग इसे समझ पाएंगे। तो चलिए मैप की तरफ। तो ये है लैटिन अमेरिका का नक्शा। देखिएगा आप इसमें, बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर अलग अलग कंट्री हैं। देखिएगा, ये सबसे बड़ा कंट्री है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चिली है और कोलंबिया, इक्वेडोर, इधर आप देखिए मैक्सिको। और ये सारे के सारे जो कंट्री हैं, मतलब उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का एक संयुक्त मिश्रण है। इसे हम लोग कहेंगे लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़। तो आई होप आपको नक्शे में तो कम से कम ये कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको कहाँ है ये देश। तो ये बेसिकली वो देश है जहाँ पर इनके मूल निवासी और बाहर से रहने वाले लोगों में भी स्पेनिश लोग और पुर्तगाली लोगों का प्रभुत्व रहा है। और भाषा में भी स्पेन
और पुर्तगाल की भाषा यहाँ पर प्रभुत्वता से बोली जाती है। बेसिकली यहाँ की अधिकांश जनसंख्या रोमन कैथोलिक धर्मावलंबी है, तो इस आधार पर ये लोग एकता रखते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि इन कंट्रीज़ के अंदर भी विकास का स्तर अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, विविधता देखी जाती है। कहीं कहीं विकास के उच्च स्तर भी दिखाई देते हैं, विशेषकर से दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है जो कि अटलांटिक महासागर की ओर है, वहाँ पर कई से ऐसे देश हैं जिनके प्रमुख शहर जो विकास के उच्च प्रतिमानों को छुए हुए हैं। वहीं कई जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर कुछ इस प्रकार के भी क्षेत्र हैं। जैसे आप ब्राज़ील की बात कर लीजिए, तो ब्राज़ील के अंदर आप देखिएगा जो उसका दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पर जो शहर स्थित हैं वो हाई डेवलप्ड कंट्रीज़, मतलब हाई डेवलप्ड एरिया है ब्राज़ील के। वहीं जब हम लोग बात करते हैं ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से की, तो वहाँ पर अमेज़न का मैदान है, या यूँ कहें कि अमेज़न का बेसिन है। तो उस क्षेत्र के अंदर उष्णकटिबंधीय जंगल पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर विकास के प्रतिमान हमें नहीं दिखते हैं या कम दिखते हैं। बेसिकली ये वो क्षेत्र है जो सांस्कृतिक दृष्टि से एक है, परंतु विकास की दृष्टि से यहाँ पर अभी भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। ब्राज़ील के पठार को इस क्षेत्र के अंदर खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। बेसिकली यहाँ की जनसंख्या ज़्यादातर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी पर ही आधारित है, या यूँ कहें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से ही चलती है, जहाँ पर पशुपालन दक्षिणी साउथ अमेरिका में जैसे अर्जेंटीना के अंदर प्रमुख रूप से किया जाता है। वहीं ये लोग बेसिकली जो कृषि आधारित उद्योग हैं और उससे निर्मित जो सामान है उसका निर्यात करते हैं। खनिजों का निर्यात इनके द्वारा ज़्यादातर अमेरिका या यूँ कहें यूएसए, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों को किया जाता है। और बेसिकली ये लोग विकास की गति के अंदर काफ़ी पिछड़े हुए रहे हैं। कारण क्या रहा है? कारण रहा है कि यहाँ पर विनिर्माण उद्योगों की कमी रही है हमेशा से। तो यहाँ पर कच्चे माल को फाइन करके बेचने की बजाय कच्चे माल का डायरेक्ट निर्यात किया जाता है, तो विकास की जो मतलब यूँ कहें लाभ का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वेनेजुएला एक कंट्री है, इसी क्षेत्र के अंदर उत्तर में स्थित है। वेनेजुएला में कहीं कहीं आपको तेल के भंडार भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका लैटिन अमेरिकी देश है, ये भी एक प्रकार के विकास प्रदेश हैं। हम लोग बात करेंगे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की, या यूँ कहें ट्रॉपिकल अफ्रीका की। तो जब आप अफ्रीका का नक्शा देखेंगे, देखिएगा ये कुछ इस तरह से अफ्रीका का नक्शा है, और इस अफ्रीका के नक्शे में आप देखना ये यहाँ से कुछ 0 डिग्री अक्षांश जा रहा है। इस 0 डिग्री अक्षांश के दोनों ओर, ये उत्तर में और दक्षिण में, ये वाला हिस्सा कहलाता है पूरा का पूरा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। बेसिकली इसके अंदर वो देश शामिल हैं जो कि विकास में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए देशों में से एक रहे हैं, अपनी प्राकृतिक परेशानियों के चलते, संसाधनों की कमी को चलते और शिक्षा की कमी को देखते हुए। परंतु इस उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की जगह हम पूरे अफ्रीका का ही इस क्षेत्र के विषय में अध्ययन करें तो बेसिकली अफ्रीका को हम लोग उत्तर, मध्य और दक्षिण तीनों हिस्सों में बांट सकते हैं। जब हम लोग दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्प संख्या में गोरी जनसंख्या, या यूँ कहें कि पश्चिमी क्षेत्रों की जनसंख्या यहाँ पाई जाती है, और यहाँ पर विकास का एक अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया गया है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका ये यहाँ का मूल कंट्री है। फिर हम लोग बात करते हैं सहारा और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की। तो बेसिकली यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता काफ़ी ज़्यादा रही है। यहाँ पर भाषा को लेकर के विविधता है। विश्व के बड़े बड़े धर्म यहाँ पर अपेक्षाकृत नहीं पाए जाते हैं या बहुत ही कम पाए जाते हैं, और धार्मिक विविधता भी इतनी ज़्यादा है कि एक प्रकार का वर्गीकरण करना या सामान्यकरण करना काफ़ी कठिन है। भरण पोषण के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर या कृषि की जाती है। खनन भी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था का में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि मुख्य रूप से भरण पोषण के लिए की जाती है, या यूँ कहें जीवन निर्वहन के लिए की जाती है। व्यापारिक कृषि यहाँ पर कम की जाती है। फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ सरकारों के द्वारा एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके निर्यात को काफ़ी मात्रा में बढ़ावा दिया गया है, और कई जगह यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियाँ, कृषि आधारित उद्योगों की भी स्थापना की गई है। हालांकि अफ्रीका के कई क्षेत्रों के अंदर प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन भी मिलते हैं, और कई प्रकार के मूल्यवान पत्थर जैसे सोना है, हीरा है, तांबा है, फॉस्फेट है, यूरेनियम है, इनके भी कई सारे स्थान मिलते हैं, जहां पर यूरोपियन देशों ने और अमेरिकी देशों ने अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, और वहां पर ये लोग अपनी अपनी इंडस्ट्रियां लगा करके यहाँ पर खनन कार्य में लगे हुए हैं। बेसिकली
इन खनन में जो स्थानीय लोग ही काम कर रहे हैं, मजदूरों के अंदर यही लोग काम करते हैं, इसलिए इनका बेसिकली जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं हो पाता है। बाज़ार यहाँ पर उतने अच्छे डेवलप नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, तो इंडस्ट्री के माल को खपत करने के लिए बाज़ार भी नहीं है। तो यह परंतु कहा जा सकता है कि अफ्रीकी विकास प्रदेश में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जल विद्युत शक्ति से ऊर्जा प्राप्त करने की जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो इसी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्री का अच्छा विकास किया जाए, शिक्षा का अगर अधिक विकास किया जाए, तो कहा जा सकता है कि ये क्षेत्र विकास के ऊंचे प्रतिमानों को छू जाएगा। हम लोग बात करेंगे पूर्वी एशिया की, एशिया के पूर्वी हिस्से की, जहाँ पर जापान स्थित है, जहाँ पर कोरिया स्थित है, जहाँ पर चीन स्थित है। एशिया का पूर्वी भाग की अगर हम लोग बात करें तो विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी विकास प्रदेश में पाई जाती है। चीन विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे कि विकसित न होकर के एक विकासशील इकोनॉमी है। जापान को इसमें शामिल हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने जापान को विकसित देशों वाली श्रेणी में शामिल कर चुके हैं। बेसिकली इसका जो एक मोटा प्रारूप अगर हम लोग देखें या मॉडल के रूप में देखें तो चीन इसका मॉडल प्रारूप बन सकता है। यहाँ पर भरण पोषण के लिए एग्रीकल्चर किया जाता है और यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर ही अभी तक, जब से सभ्यता का विकास हुआ है तब से लेकर अभी तक नदी घाटी में सभ्यता के विकास भी हुए हैं। परंतु देखा गया है कि औपनिवेशिक काल के बाद से लेकर के इस प्रदेश ने सबसे ज़्यादा विकास किया है और आज आप देखिएगा चीन को भी कि ये विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ थी उस पर ध्यान कम दे करके अन्य उद्योगों पर या विनिर्माण उद्योगों पर अपना अधिक बल दिया और अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य जो कंट्रीज़ हैं, अन्य जो देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था से इसको खोला है और अपने व्यापार को बड़ा किया है। इसको चलते हुए ये देश भी अब विकासशील कंट्रीज से लेकर के अब विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं। चीन के अलावा यहाँ पे और कौन से देश हैं? यहाँ पर है चीन के अलावा मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, ये सारे के सारे वो देश हैं जो कि हम लोग पूर्वी एशिया के अंदर हम इन्हें मानेंगे। और इनके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो संसाधन मिलता है वो कौन सा संसाधन है? वो है मानव संसाधन। अपनी बड़ी जनसंख्या के कारण और अपने बड़े लैंड मास के कारण इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट मिला है। देखिए यहाँ पर चीन के बारे में लिखा है कि चीन की सफलता यहाँ के लोगों के सामूहिकरण की जो धारणा है उसके ऊपर बेस्ड रही है कि यहाँ के लोगों ने सामूहिक रूप से जो इनकी जो सरकार है उनके साथ विकास में भागीदारी करी और ये लोगों ने अपना विकास किया है। अगर हम लोग इसे देखते हैं कि तो ये बेसिकली एंग्लो अमेरिका की तुलना में या पश्चिमी यूरोप की तुलना में थोड़े से कम विकसित हैं, परंतु विकसित देशों की श्रेणी में अब ये अपने आप को शुमार कर रहे हैं, जैसे कि चीन, जैसे कि दक्षिणी कोरिया आदि। मंगोलिया को और उत्तरी कोरिया को और ताइवान को फिलहाल हम लोग इस श्रेणी में नहीं रखेंगे। हम लोग बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया की, जिसको आप राजनीतिक रूप से आसियान कंट्री भी कहते हैं। मैप में देख लिया जाए तो ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया का मैप। इसमें थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपाइंस, ये सारे के सारे देश इसके अंदर शामिल हैं। राजनीतिक रूप से एक होकर के आसियान नाम का संगठन बनाया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस नाम का संगठन बनाया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आसियान संगठन कब बना था और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसके अंदर जिन कंट्रीज़ को भी हमने मैप में देखा है उनमें है लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और इसके अन्य कंट्री जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागरीय द्वीप कहलाते हैं। बेसिकली इनकी जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से भरण पोषण जो कृषि है उस पर आधारित है और कई सारे उद्योग अब यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और जब भी ये आजकल अब ट्रेड करते हैं तो अपने ग्रुप में ट्रेड किए जाते हैं। आसियान के साथ ही ये लोग अपनी रणनीतिक और व्यापारिक भागीदारी को निभाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ट्रॉपिकल यहाँ पर क्लाइमेट रीजन पाया जाता है, जो कि बेसिकली बहुत अच्छा प्रकार का नहीं माना जाता है। तो वो भी एक समस्या है जो इनको सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही भूकंप और ज्वालामुखी, टाइफून, और इस क्षेत्र के अंदर यह क्षेत्र अवस्थित है क्योंकि महासागर के पूर्वी क्षेत्रों में होने के कारण, या यूँ कहें कि अपने पूर्वी क्षेत्र में महासागर स्थित होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। कहा जाए तो यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप भी आते हैं, बिकॉज ये
परिप्रशांत मेखला के अंदर स्थित हैं, तो ये भी इनके लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर के रूप में रहता है। इंडोनेशिया इसका सबसे बड़ा देश है जो कई हज़ार द्वीपों के अंदर स्थित है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन हो चुकी है। बहुत लंबे समय तक यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रही है। अमेरिका का, फ्रांसीसियों का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा है। 1970 के दशक के बाद ये स्थिरता की तरफ बढ़ती है और विश्व व्यापार में ये अपनी अच्छी भागीदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दक्षिण एशिया की, जहाँ पे आप और हम लोग रह रहे हैं। भारत के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भारत और भारत के जो निकटवर्ती देश हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज़ के रूप में सामने आते हैं। हम इसको सार्क के रूप में भी जानते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन नाम का एक संगठन है जो कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और म्यांमार नहीं है इसमें, श्रीलंका और मालदीव्स जैसे कुछ देश हैं। लगभग 7-8 कंट्रियों का ये देश है, जिसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया है। तो ये वो क्षेत्र है जो कि एशिया के दक्षिण में स्थित है। इसको नक्शे में देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बचपन से ही भारत का नक्शा देखते आए हैं, बाकी देशों के नक्शे उसी के अंदर फिट होते हैं। बेसिकली ये सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा विभिन्नता रखता है। भाषा की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा भिन्नता लिए हुए है। अधिक पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है। भारत को आप देख ही सकते हैं, अपने आप में 125-130 करोड़ की जनसंख्या तो अकेले भारत में है। बेसिकली यहाँ की इंडस्ट्री किस प्रकार की होगी, एग्रीकल्चर किस प्रकार का होगा, तो भारत इसका प्रतिनिधित्व कंट्री के रूप में आप देखिए तो आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली जीवन निर्वाह टाइप की एग्रीकल्चर है। चावल का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है और यहाँ पर पशुचारण भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है। परंतु अब धीरे धीरे ये भी क्षेत्र इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत एक आईटी हब के रूप में सामने आ रहा है और भारत भी दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी के अंदर बढ़ने के क्रम में बढ़ रहा है। परंतु जो भारत के निकटवर्ती पड़ोसी देश हैं वहाँ पर अभी भी राजनीतिक और धार्मिक अस्थिरता हमें देखने को मिलती है। ये वो क्षेत्र है जो कि भविष्य में विकास की एक अच्छी खासी संभावनाएं लिए हुए हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने इस पूरी परिचर्चा के अंदर हमने 11 विकास प्रदेश देखे और उन 11 विकास प्रदेशों को हम लोग एक बार शॉर्ट में अगर सिर्फ उनके नाम अगर हम लोग रिवाइज कर लें तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला हमने देखा था एंग्लो अमेरिका, कनाडा और यूएसए वाला। दूसरा देखा पश्चिमी यूरोप, तीसरा पूर्वी यूरोप, चौथा जापान को हमने देखा था और पांचवें क्षेत्र में दक्षिणी प्रशांत देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देखा था। यहाँ तक तो हमने कहा था कि ये वो देश हैं जो विकसित विकास प्रदेश के अंदर शामिल किए जाएंगे। उसके बाद हमने जो 6 देश देखे हैं वो विकासशील देशों की श्रेणी में आएंगे, जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, जैसे कि लैटिन अमेरिका का क्षेत्र, जैसे कि उष्णकटिबंधीय और अफ्रीका का पूरा क्षेत्र, जापान और उसके सहित, जापान को अगर हम लोग छोड़ दें तो जापान के आसपास के पूर्वी एशियाई कंट्री जिसमें मंगोलिया, चीन, कोरियाई प्रायद्वीप और ताइवान सम्मिलित हैं, सिंगापुर सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया और अंत में दक्षिण एशिया। ये थी एक लघु चर्चा, जितना मैं कर सका, जितना मैं इसको शॉर्ट कर सका मैंने इसे शॉर्ट किया है विश्व के विकास प्रदेशों पर। तो आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि मैं इसे अगर 2 भागों में भी बांटता तो 12-13 मिनट के 2 वीडियो होते तो वो भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो ये रहा पूरा एक वीडियो विश्व के विकास प्रदेशों के रूप में एक सामान्य सी चर्चा जो आपके लिए हो सकता है आगे काफ़ी फ़ायदेमंद रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हम लोग मिल करके मानव भूगोल को बहुत ही प्लेन तरीके से, बहुत ही आराम से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।